हम इस तरीके से करेंगे कि हम अपने एतराज आपको बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा 5 मिनट का, या आप 5 मिनट रख लेते हैं ताकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो और लोगों को जो है कुछ सीखने समझने भी मिले। तो हम अपने एतराज रखेंगे और आप दोनों में से जो भी चाहे वो वक्त लेके उसका जवाब दे सकता है, फिर हम उस पर काउंटर क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको उस पर काउंटर जो क्वेश्चन है उसके जवाब देने हैं आपको, ठीक है? ठीक है। कोशिश करिएगा सवालात जो ना मुख्तसर सा करें, और हम भी कोशिश करेंगे कि जहाँ में जवाब दें और मुख्तसर सा जवाब दें, चूंकि वक्त की किल्लत है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हमारा मौजू था, जो फर्स्ट टॉपिक था, वो ये था कि हजरत आयशा जो है उनकी जब हजरत मोहम्मद साहब ने जब उनके साथ निकाह किया तो उनकी उम्र तकरीबन नहीं, हजरत आयशा की खुद की हदीस है बुखारी में, अगर आप कहेंगे तो मैं वो शेयर भी कर दूंगा। जी बताइए ठीक सही है, ठीक है। वो 6 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो तकरीबन 52 साल के थे, और जब रुखसती हुई तो हजरत आयशा जो है वो 9 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो 55 साल के थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, और इसमें अगर एडम को कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकता है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मैंने जो ये बात कही आप मानते हैं कि ऐसी हुआ था? जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चाइल्ड मैरिज जो होती है, बाल विवाह जो होता है, उसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? जी, बाल विवाह अगर जो है वो बच्चा नाबालिग है और प्यूबर्टी को नहीं पहुंचा है तो फिर उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन निकाह होना और शादी होना दो अलग अलग टॉपिक हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 साल की उम्र में निकाह हुआ। सिर्फ रुखसती जो है वो उस वक्त हुई जब वो प्यूबर्टी को पहुंच गई और बालिग हो गई। अच्छा, समझा आप? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में निकाह करके 3 साल तक इंतजार किया उनके बालिग होने का। जब वो बालिग हो गई और पूरी तरह गिरोथ हो गई तो फिर उनसे रुखसती कर ली गई। जब लड़की की गिरोथ मुकम्मल हो जाती है और उसे मेंस्ट्रुएशन आने लगते हैं, मेंसेस आने लगते हैं, तो फिर उससे शादी की जा सकती है। उसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर लड़की बालिग है तो उससे शादी की जा सकती है, उसके जो गिरोथ है वो पूरी हो चुकी होती है। तो उस जमाने के अंदर भी, और आपको मैं बता दूं एक बात के जो मुल्क इक्वेटर पर वाक़े हैं वहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होती है। अरब जो है, सऊदी अरब जो है वो इक्वेटर पर वाक़े है, गर्म मुल्क है। गर्म मुमालिक में लड़कियां जल्दी बालिग होती हैं और उनकी नशोनुमा पूरी हो जाती है 9 साल की उम्र में। ये हर मुल्क का अलग अलग कायदा है। कुछ मुमालिक में देर से होती हैं लड़कियां बालिग का मतलब समझते हैं आप? जी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ उसको आप बुलूग हाँ से जी उसे बालिग कहते हैं। बहुत से मुल्कों में लड़कियां देर से बालिग होती हैं तो वहाँ पर जो है शादी देर से की जाती है। अलग अलग मुमालिक में अलग अलग जो है कानून है इस सिलसिले में। अफ्रीका के मुमालिक में जो है ज्यादा छोटी उम्र की उसमें हो जाती है, और कुछ मुमालिक में बड़ी उम्र की कैद है, 18 साल की कैद उसमें लगाई है। और आपके चाइना के अंदर जो है वो 21 साल की उम्र है लड़कियों से शादी की, क्योंकि वहाँ ग्रोथ रेट जो है वो कम है। अच्छा, अब अगर 9 साल की, हाँ जी, हाँ जवाब आपका आ गया है मौलाना। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि किसी लड़की को, किसी बच्ची को अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या वो फिजिकली डेवलप हो जाती है? क्या वो एक सेफ सेक्स के लिए, और उसके बाद जो सेफ, अगर वो हमल ठहर जाए उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जो सेफ चाइल्ड बर्थ जो डिलीवरी होती है वो उसके लिए उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो रेडी हो जाते हैं? क्या आप ये समझते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ये हर एक का अलग अलग वो होता है। किसी की मतलब है कि बॉडी की ग्रोथ जो है वो ज्यादा तेज होती है, किसी की कम होती है। तो अगर उसकी बॉडी ग्रोथ सही है और पूरी है तो वो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मौलाना साहब, जी
जी मौलाना साहब, हमारे सामने जी जो साइंटिफिक स्टडी है उसके मुताबिक जी अगर कोई 10 साल की बच्ची या 11 साल की बच्ची अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाए तो वो यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, बहुत पॉसिबल है कि वो बच्चा भी जो है उसकी भी मौत हो जाएगी, और जो बच्चा जन रही है बच्ची छोटी सी, उसकी भी मौत हो जाएगी। जी तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप अगर देखा जाए तो 9 साल की बच्ची जो है वो डेवलप नहीं होती है, ना उसके अंदर मैच्योरिटी आती है और ना वो फिजिकली डेवलप होती है। देखिए, हमारे मुल्कों में तो नहीं होती है, लेकिन जो दीगर मुल्क हैं, मैंने बताया ना आपसे, जो इक्वेटर पर वाक़ हैं, वहाँ लड़कियों की ग्रोथ जल्दी होती है, वो इस काबिल हो जाती हैं कि 9 साल की उम्र में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो पूरी तरह उनकी बॉडी उसके लिए तैयार होती है। ऐसी क्या कोई आप परेशानी इसका की बात हवाला नहीं। साहिल साहब एक मौलाना सेकंड साहब? ये हाँ जी एक सेकंड, एक मैडम आर्टिकल पहले दिखा दीजिए इनको। जी ये जी इक्वेटर के पास यमन में एक हाँ लड़की है, 13 साल की उम्र की हाँ थी। उसकी शादी जी हुई उससे उससे दुगने बंदे की उम्र से, और अच्छा वो तीसरे दिन इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई बिकॉज ऑफ सेक्स। और ये बड़ा जी फेमस वाकया है। आपने मौलाना साहब पढ़ा इसको? क्योंकि एक ये है, एक 8 साला भी है। यमन में अक्सर ये हरकत हो रही हैं, तो जी काफी बच्चियों की वफात हुई है इसी वजह से। 13 साल, अब हजरत आयशा रजी अल्लाह जो है वो तो सिर्फ 9 साल की थी, ये लड़की देखिए, 13 साल ऐसा है, की। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर, एक्सेप्शंस होते हैं, और अगर कोई मतलब एक दो केस ऐसे हो जाएं तो वो एक्सेप्शंस में शुमार होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हुआ करती है। और अच्छा हुक्म जो है वो आम हालात पर लगाया जाता है, जो मतलब अक्सरियत पर, मेजोरिटी पर हुक्म लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हजरत आयशा से जो निकाह करने का मसला था, आप उसे बिल्कुल दुनियावी अंदाज से न लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा बिल्कुल ये नहीं था कि जिसको लोग कहें कि वो जो है वो उन्होंने उनकी शादियों का मकसद ये था कि उनको दरअसल इस्लाम की तबलीग करनी थी, और इस्लाम की तबलीग करने के लिए, फैलाने के लिए उनको सारे वसाइल और सारे असबाब इख्तियार करने पड़े। उनका घर जो था एक, सुनिए, उनका घर जो था एक, गोया के एक रिलीजियस स्कूल भी था। तो उनको इनको ऐसी लड़की की भी जरूरत थी जो छोटी उम्र की हो। छोटी उम्र की लड़की का जहन साफ होता है और वो जल्दी एक बात को कबूल कर लेती है, जहन नशीन कर लेती है, ज्यादा उम्र तक उसके जिंदा रहने का इम्कान होता है। तो और दूसरे, हजरत आयशा बहुत ज़हीन और फतीन थी, बहुत ज्यादा समझदार थी, उनका हाफजा बहुत अच्छा था। तो हमारे मजहब के अकीदे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको, हजरत आयशा को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया, क्योंकि एक लड़की को घर में लाना और उस तालीम देना हमारे मजहब में बगैर निकाह के जायज नहीं है। एक अच्छा घर में एक मौलाना, लड़की अकेली नहीं रह सकती, और उसके हजरत लिए निकाह करना जरूरी था। वहाँ निकाह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया कि वो इस्लाम की तालीम उनको दे सकें, और एक लड़की जो है ऐसी तैयार कर सकें जो औरतों के जो खास खास मसाइल हैं ना, औरतों से रिलेटेड जो इस्लाम में बहुत सारे मसाइल हैं, उनको वो लड़की सीख सके। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक अरसे तक जिंदा रहने की वजह से ज्यादा अरसे तक वो उन मसाइल को फैला सके। अच्छा मौलाना हजरत, सॉरी समझे नहीं साहिल भाई। आप? जी जी जी, आपकी ये बात समझ आई। साहिल भाई, एक जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा जी कुछ चंद सवालात को जी जाहिर कर दें यहाँ पे। हजरत साहब, जी आपकी ये बातें बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन जी एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन उनसे रुखसती ली, उसी दिन उनके साथ जो शादी के बाद वाला काम होता है वो अंजाम दिया। ठीक है, ये हमारे पास बेशुमार जी। अहादीस इसके ऊपर मौजूद हैं। आई होप आप इससे डिनाई नहीं करते। तो हाँ, तो उसमें जब उसमें क्या परेशानी है? जी जब जी, एक जब मैं लड़की जो हजरत बता रहा मैच्योर हूँ, हो गई है हजरत तो देयर इज हजरत नो प्रॉब्लम। हाँ, हजरत फॉर द हजरत इंटरकोर्स। हजरत जी। देखें, मुझे भी तो बोलने का मौका देना। 5 मिनट्स का हमने आपकी अच्छा, बात जी सुनी, जी, थोड़ा बोलिए। सा मुझे सवाल तो रख लेने दें, अभी तो मैंने सवाल ही नहीं रखा। अच्छा, जी जी अब यहाँ पे प्रॉब्लम 2-3 तरह के आ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये आ जाता है कि जो भी आपकी बात है वो अपनी जगह साइड पे, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं उनकी सेक्स के ऊपर। सॉरी, मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है माजरत के साथ, जी। के हम ऊपर बात बिस्तर कर रहे हैं। हम बिस्तरी, सॉरी, हम बिस्तरी के ऊपर बात कर रहे हैं। हम्म, अच्छा, दूसरा दूसरा जो मेजर यहाँ पे मसला ये आ जाता है, जो कि पहले आपको डिस्क्राइब फरमाया हमने,
आपने यहाँ पे बताया कि वो प्यूबर्टी को पहुंच चुकी हुई थी, यानी कि उनको हेज आना शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन किताबुस सित्ता में किसी जगह पे नहीं लिखा, किसी भी किताबुस सित्ता के अंदर कोई हदीस नहीं है जो ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करे कि उनको हेज आना शुरू हो गए, बल्कि देखिए सही बुखारी की, एक सेकंड सर मैं एक से अपना सवाल पूरा कर लूं, बल्कि सही बुखारी की हदीस 6130 के अंदर फतहुल बारी ने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया है कि वो जब गुड़ियों से खेल रही थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आके, ठीक है, क्योंकि रुखसती 9 साल के बाद हुई थी, तभी मोहम्मद साहब अपने घर में लेके आए थे उनको, तो वो इसलिए उनको अलाउड था क्योंकि वो प्यूबर्टी को अभी तक नहीं पहुंची थी। ये फतहुल बारी इमाम हजर अस्कलानी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तफसीर लिख रहे हैं सही बुखारी 6130 की। सर माइक आपका। देखिए ऐसा है, प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद, मैच्योर होने के बाद भी लड़की के अंदर जो है वो कुछ बचपने वाली आदतें बाकी रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, वो थोड़ी और टाइम के बाद जो है खत्म होती हैं। नहीं सर, यहाँ पे वो फतहुल बारी लिख रहे हैं एक्सप्लिसिटली, नहीं सर, फतहुल बारी एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं कि खेलना गुड़ियों से हराम है, लेकिन हजरत आयशा के लिए अलाउड था क्योंकि वो अभी तक हेज के अय्याम को नहीं पहुंची थी। सर ये एक्सप्लिसिट है, हेज के अय्याम। और प्लस मैंने बताया कि किताबुस सित्ता के अंदर, सुन्ना की जो किताबुस सित्ता, उसमें किसी जगह पे नहीं लिखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह को हेज आना शुरू हो गया था 9 साल की उम्र में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ हजरत, आप मुझे हदीस नंबर और सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक ठीक देख रहे हैं, 1 मिनट। कहाँ रखी बुखारी? बुखारी उधर होगी तो। देखिए ये तो आप गलत बात कह रहे हैं। हजरत आयशा जो थी वो मैच्योर हो गई थी, और मैच्योर होने के बाद ही जो है वो उनसे जो है वो रुखसती हुई है। और मौलाना इसकी दलील आपके जिम्मे है, क्योंकि हमने जो हदीस बताई देखिए उसकी एक्सप्लेनेशन में, हाँ उसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए, फतहुल बारी का बाकायदा हवाला दिया है, पेज 1। देखिए हर बात की जो है वो दलील, हर बात की दलील नहीं दी जा सकती है, कॉमन सेंस से भी कुछ बातें समझ में आती हैं। एक ऐसा इंसान, मेरी बात सुनिए, एक ऐसा इंसान जो इतना ऊंचा कैरेक्टर रखता हो, जो इतनी ज्यादा वो रखता हो, और उसके अंदर जर्रा बराबर भी अय्याशी का मादा ना हो, जिसने अपनी 25 साल की छोटी उम्र में 40 साल की बेवा औरत से शादी की हो, और वो भी डबल बेवा थी, 40 साल की थी, और उनसे 25 साल की उम्र, 25 साल तक उनके साथ जिंदगी गुजारी, 25 साल तक बेवा औरत के साथ जिंदगी गुजारी, तो ऐसे शख्स के बारे में हजरत आयशा की उम्र 40, हाँ हजरत आयशा की उम्र, हजरत खतीजा की उम्र 40 साल थी, ये भी किसी सही हदीस और सनद के साथ मौजूद नहीं है। हजरत कोई एक आपके इल्म में नहीं होगा, हमारे इल्म में तो है, ऐसी बात नहीं है, आपके इल्म में नहीं होगा। देखिए हम जानते हैं इस बात को। सर इस पे मेरा चैलेंज है हजरत, मैं बहुत माजरत के साथ, आप मेरे मौल्लिम हैं, मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन हजरत अगर आप मेरे पास आ जाएं तो मैं आपको किताबें खोलकर दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पर इतनी तफसील से बात नहीं कर सकता, इसमें इस तरह सवाल पर सवाल निकलते चले जाएंगे। हमने अपना इस्लामी उसूल जो है वो आपको बतला दिया है, इसमें किसी किस्म के शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मौलाना और हजरत आयशा से जो, अच्छा एक मिनट मोहतरम मौलाना, इसमें 2 चीज आई है कि हजरत आयशा जो है जब उनकी रुखसती हुई तब वो बालिग थी, यानी बुलूगत को पहुंच गई थी, इसकी आपके पास दलील नहीं है, ठीक है। दूसरा, बिल्कुल दलील है हमारे पास, तो पेश दलील है हमारे पास, आप मेरे पास आइए, मैं आपको दलील दिखाऊंगा। अभी नहीं है आपके पास? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा जब आप यहाँ आएंगे, जब दिखाऊंगा। ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात नहीं हो सकती। देख रहे हैं मौलाना, आपको 4000 लोग। अब मैं आपको किताब खोलकर यहाँ नहीं दिखा सकता, मैं आपको नंबर बता दे, हम खुद सर्च कर लेंगे, आप नंबर बता दे कौन सी हदीस में है। आप नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सी हदीस होती हैं, इंटरप्रेट करना होता है, उनको देखना होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। आप एक सरसरी उससे नहीं समझ सकते उस चीज को। मौलाना देखिए, हमारे पास जितनी दलीलें मौजूद है उसके हिसाब से हजरत आयशा जो है वो मैच्योर भी नहीं हुई थी। मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख देता हूं ताकि जो लोग देख रहे हैं उनके भी समझ में आ जाए। आपके पास उसकी दलील नहीं है, लेकिन हमारे पास दलील है कि हजरत आयशा जो मैच्योर नहीं थी। मुझे सिर्फ हाँ, पहले आप ये बताइएगा वो हदीसें किस दर्जे की हैं, उनकी सनद क्या है, वो सही हैं, ज़ईफ हैं, क्या है, पहले आप ये बताइए। आपको इस्तिलाह मालूम है, सही हदीस किसे कहते हैं, ज़ईफ किसे कहते हैं, कौन सी काबिल अमल है, कौन सी जो है वो
मौलाना मुझे रखने तो दीजिए, मैं आपको उस पे जो हुक्म है वो भी बता दूंगा, 1 मिनट दीजिए। हाँ ये देखिए, जी, ये मेरे पास है हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 3894, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो हजरत आयशा खुद फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपने चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। आप इस बात पे गौर करिएगा, वो झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। देखिए, हजरत आयशा कह रही है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और वो झूले में खेल रही थी। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। तो एक हदीस मैंने आपके सामने सही बुखारी 3894 की पेश की, जिसमें ये पता चल रहा है कि हजरत आयशा जो है वो झूले में झूलती थी और उनको कुछ पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, जो ये बात की अलामत है कि वो मैच्योर नहीं थी। दूसरी हदीस की तरफ भी जाता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ, उसके बाद आप पहले इसका जवाब साहिल भाई, पहले इसका जवाब ले लें कि उनको तो इल्म और नहीं था। 2-3 अगर एडम मैं समझता हूँ कि 2-3 अगर एक साथ क्लब हो जाए उसके बाद ये फिर मुकम्मल तौर पे जवाब देते ना, क्या बोलते हो? क्या एक पे ले? देखिए उनको ये तो पता लग जाए, वरना आगे से चेंज हो जाएगा ना सब्जेक्ट। साहिल साहब एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल इसी बार पहला मेरा आपसे, आप किसी मजहब को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। फिर जब आप किसी मजहब को नहीं मानते तो फिर आपको किसी मजहब पर एतराज करने का हक भी नहीं हासिल होता। नहीं, आप तो खुद राजी हुए थे ना जनाब के आपके नहीं, जब यार नहीं, एक बात तो बताएं। हाँ बिल्कुल, तो दे रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो फिर एतराज क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, फिर आप मजहब के मामले में बोलिए ही मत। ये मजहब का मामला है, इसमें आप बिल्कुल ना बोलिए जब आप मजहब को मानते ही नहीं है। देखिए मौलाना मशकूर साहब, हर मजहब का अपना अपना उसूल होता है। हमारे मजहब का ये उसूल है, इससे आगे और कोई बात नहीं है। ज्यादा लंबी बात जो है ना वो फिर जो है वो मुनासिब नहीं होगी। अब आप अपना अगला सवाल कीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अच्छा, अगला सवाल निकाल लीजिए आप। साहिल साहब, हमारे प्यारे मौलाना जी जो हैं ये देवबंदी से फिरके से ताल्लुक रखते हैं ना सर? जवाब आ गया उनका। सर ये मेरी स्क्रीन दिखाइए इनको। मैं आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे मोहतरम, आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्या जवाब? मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई आप कैसे इंसान है कि किसी मजहब को नहीं मानते, कम से कम इस्लाम को नहीं, किसी और को तो मानिए। आपको इस्लाम में खामी नजर आ रही है तो किसी और में तो अच्छाई नजर आ रही होगी। मौलाना अरफीन साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है ना कि मजहब दूसरे मजहब को मानो, इस्लाम से निकल गए। तो आपको सवाल जो तो भाई फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, भाई मजहब पर एतराज वही करेगा जो मजहब किसी दूसरे मजहब को फॉलो करता होगा। आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करे तो मजहब की बात आपके जहन में नहीं आएगी। साइंस की बात जहन में आती है आपके? मौलाना अरफीन साहब, साइंस के बाद जहन में, मुझे इस बात का जवाब, साइंस के बाद जहन में आती है। साइंस मानते हैं आप? साइंस तो मानते ही होंगे। बिल्कुल मानते हैं। साइंस से बता देना कि एक 9 साल की बच्ची जो है, अरे मेरे एक सवाल का जवाब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूंगा, मैंने दे रहा हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, बताइए। ये टॉपिक ही नहीं आज का, इससे क्या आपने कहा 4 चीजों से आगे पीछे नहीं हटना। आपने बोला था नहीं, आप जब नास्तिक है भाई, आप जब नास्तिक है, किसी मजहब को नहीं मानने तो मजहब पे एतराज क्यों कर रहे हैं आप? ये तो बताएं, या तो किसी दूसरे मजहब को माने आप। लेकिन मौलाना जो असल टॉपिक है उसका जवाब दीजिए ना। हमने तो साबित किया कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, नाबालिग हुई थी। आपके पास कोई दलील भाई हम भी साबित करें, लेकिन आप, हम साबित कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं आप। अच्छा, आप ये मानते, आप ये मुझे इस सवाल का जवाब दिए साइंस के तब नहीं, ये दुनिया वजूद में कैसे आई? लोग आपको देख रहे हैं। आप एडम एक मिनट, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल
एक मिनट मौलाना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा मौका देता हूँ। हाँ, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप हजरात इसको देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये है, जब ये किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कोई मजहब की बात आ ही नहीं सकती, तो इनका एतराज गलत है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है तो नहीं, जवाब है भाई, आप मेरी बात का जवाब दे, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। क्या जवाब दूं? जो आपका जवाब क्या है? मजहब को नहीं मानता भाई, मैं एक मजहबी इंसान, सुनिए, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं किसी मजहब पे एतराज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मान ही नहीं रहे तो एतराज क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है कि चूंकि मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है ना, साइंस को मानते हैं आप? अरे साइंस को जवाब नहीं दे रहे। जो सही बात, ये दुनिया वजूद में कैसे, भाई ये दुनिया वजूद में कैसा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। ये टॉपिक है ही नहीं। हाँ, ये तो भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये उसी वहीं से सवाल निकला है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये दुनिया वजूद में कैसे आई, साइंस के एतबार से मुझे बता दे कि ऐसे आई। मौलाना साहब, ये साइंस के एतबार से मुझे बता दें। लोग देख रहे हैं, आपने जी 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 बिल्कुल देख रहे हैं भाई, मैं 5000 लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप बता नहीं रहे ये दुनिया कैसे बनी। साइंस के एतबार से किसी मजहब को मानते नहीं है तो साइंस को मानते, साइंस के एतबार से बताएं। अच्छा मौलाना जी, आप साइंस को मानते हैं? हैं, बिल्कुल मानते, चूंकि कुरान से ही साइंस निकला है। साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे? पहले मेरे साइंस का जवाब देते ना, मुझे जवाब, मैं पूछ रहा हूँ साइंटिफिक जवाब। गलत बात, पहले मेरा जवाब दे दे आप, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे हजरत? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम भी तो आपसे ले रहे हैं ना, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये दुनिया वजूद में कैसे आई? जी जी मौलाना एक मिनट एडम, जब साइंस कहती है कि मैच्योर होने के बाद जो है वो शादी की जा सकती है, तो फिर आप जो है वो फिर इस बात को मानते क्यों नहीं है, बताइए। अब ये साइंस से साबित कर रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन सर इन्होंने मैच्योरिटी साबित नहीं ना की, अभी तक कोई हदीस नहीं दी मैच्योरिटी। नहीं एडम, इसमें मैं मैच्योरिटी साबित करने के लिए आपको कौन सा सबूत चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि दुनिया के हालात अलग अलग हैं, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मैच्योरिटी की एजेस होती हैं, और कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। सऊदी अरब में, अरब के इलाकों में मैच्योरिटी की उम्र कम होती है, बहुत कम होती है। जहाँ ये चीज होती है तो वहाँ पर कोई ऐब नहीं समझा जाता। चलिए सवाल, दूसरा सवाल करिए आप, दूसरा सवाल कीजिए, इसका जवाब। ये नहीं, आप घूम रहे हैं आप। 2 मिनट रुकिए यार मौलाना, थोड़ा हमको भी बोलने दो, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये क्योंकि 5300 लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ एडम, और ये बहुत जरूरी है। जी जी जी, ये बात, ये देखिए ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब को जाके कोई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ, अरे एक मिनट मौलाना, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाती है और फिजिकली डेवलप हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये साइंस के लिहाज से भी ये गलत है। अब इसका जवाब दीजिए मौलाना आसिफ साहब। देखिए, साइंस के एतबार से जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मैच्योरिटी पर ही होता है। जब लड़की मैच्योर होती है तभी उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तभी उसका कंप्लीट होता है साइकिल लाइफ का। आगे समझ में, आप जो है मैच्योरिटी की उम्र जो है आप 18 साल आप समझ रहे हैं यहाँ के कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से 18 साल मैच्योरिटी की उम्र नहीं है। मैच्योरिटी की उम्र जब ही है जब उसे मेंसेस शुरू हो जाए। नहीं, आप कानून की रोशनी में बात कर रहे हैं आप। एक मिनट हाँ, समझ गए ना। अगर लड़की का बॉडी ग्रोथ अच्छा हो चुका है और वो मैच्योर हो गई है, मेंसेस आ रहे हैं, तो उससे निकाह शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। फाइनल जवाब है, इट्स ऑल, दैट्स ऑल। मौलाना साहब 2 मिनट, अब आप अपना सवाल अपना रखिए, अब आप आगे और समझ गए नहीं, अगला सवाल रखें आप। साहिल साहब, मौलाना 2 मिनट रुक तो जाइए। हाँ रुके साहिल साहब, बात ये है कि इनको साइंस नहीं देखना है, छोड़ दें इनको। हम हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी की कुछ बातें दिखा देते हैं सब लोगों के सामने। दिखा दो। हाँ, ये देखिए सर, आपके मौलाना हजरत अशरफ अली थानवी साहब ने फरमाया है कि किताब का हवाला बता दो।